गुड़िया आज ये सिलेक्शन चली हुई है, इसके बारे में क्या कहोगे? कौन सी सिलेक्शन है और क्या कुछ बेनिफिट रहेगा खिलाड़ियों को यहाँ से? यहाँ पर जो सिलेक्शन चली हुई है उनसे बच्चों को, जो गांव के बच्चे हैं उनको जैसे साई में सिलेक्शन हो सकता है और अगर स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है, तो ये बहुत अच्छा है, जिससे खिलाड़ी अपनी डाइट का खर्चा भी निकाल सकते हैं। और जो खिलाड़ियों के लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उनको, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। हमारे भी जैसे फर्स्ट टाइम है तो ज़्यादा कुछ हमें भी नहीं पता इसके बारे में। मैं अभी 14 में हूँ, तो ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि सारे प्लेयर्स को अच्छे से खेलना चाहिए, अपनी मन लगा के प्रैक्टिस करो, जहाँ भी ट्रायल होती है वहाँ पे ट्रायल दो। सर आपके बच्चे खेलते हैं? मेरा बेटा वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। तो सर क्या कहोगे कि आज जो ट्रेल चली हुई है, क्या कुछ देखते हो कि आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को कितना ज़रूरी है इस तरह की ट्रेल में भाग लेना? ऐसा है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे अच्छे खेल कूद के भाग ले और अपने देश का नाम रोशन करे, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। साई खेलो इंडिया की ट्रायल है, यहाँ पे सारे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। जिसका सिलेक्शन होएगा वो हॉस्टल के लिए भी जा सकते हैं और आगे खेलने के लिए भी। स्कॉलरशिप भी है 10,000 की। सिलेक्शन है, साई के लिए सिलेक्शन होती है। इसमें जो अच्छे बच्चे उनको साई में सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उनको पर मंथ स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। जो एक ग्रामीण स्तर पर ये बहुत अच्छी सिलेक्शन है, क्योंकि इससे हमें ना एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने का मौका मिलता है। हमें पता चल जाता है कि हमारा लेवल क्या है और हम किस लेवल तक खेल सकते हैं। हम गांव सिरसल से आए हैं और वहाँ पे हमारी नर्सरी चली हुई है, मतलब कि सुबह भी 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और शाम को भी 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे सुमित सर हैं जो हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और आज यहाँ पे ट्रायल बहुत अच्छी चली हुई है और उसमें भी हमने अपना योगदान दिया। मतलब हम क्षेत्र से आए हैं, अमीन गांव से हैं। एथलेटिक्स की मैं प्रैक्टिस करती हूँ और इस ट्रायल में बहुत आगे तक जाऊँगी मैं, ये लगता है, अगर मेरा सिलेक्शन होगा। खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में पुंडरी के इस स्टेडियम में अभी ट्रेल चली हुई हैं। यहाँ से खिलाड़ियों को सिलेक्शन होगी कि आगे जो खिलाड़ी हैं कौन कौन से गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्यतः एथलीट और वॉलीबॉल के खेल के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं कि देश भर से यहाँ पर कोच आए हुए हैं सिलेक्शन करने के लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सर क्या कहना चाहोगे कि भारत का हर खिलाड़ी चाहता है कि वो कम से कम खेलो इंडिया में सिलेक्ट ज़रूर हो और इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के लिए उसको इस पड़ाव से ज़रूर गुजरना होगा। तो जो आज ये ट्रेल की जा रही है, किस बेस पर और किस आधार पर जो है ये ट्रेल की जा रही है और कौन कौन से गेम्स की ट्रेल यहाँ पर चली हुई है? देखो, जब छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चों में कोई गेम्स नहीं देखा जाता, उनकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। अगर क्वालिटीज़ अलग अलग, स्पीड कैसी है उसकी, एक्सप्लोसिव कैसी है उसकी, थ्रोइंग एबिलिटी कैसी है, फिर अलग अलग गेम्स को उसके आधार पे बाइफरकेट करके सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर गेम्स के लिए, तो मान लो ये वॉलीबॉल का सेंटर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आसपास का उसकी क्वालिटी दूसरे गेम में हो, वो तो वॉलीबॉल में खेलने आएगा ना। इसलिए हम यहाँ पर एक वॉलीबॉल को न देखते हुए जनरल क्वालिटीज़ देख रहे हैं, जिससे हम बता पाएँ कि कौन से खेल में वो बच्चा अच्छा करेगा। तो सर किस एज ग्रुप तक और स्कूली है या किसी एज ग्रुप या वेट ग्रुप कोई तो कैटेगरी होगी ना? इसमें हम स्टार्ट करते हैं 12 साल से लेके और लगभग 18, कुछ बच्चे 20 साल के भी हैं, तो अच्छे बच्चे उनको 20 साल को भी ले लेंगे। तो इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो 12 साल से और ये मानो कि 20 साल तक का जो रेंज है बॉयज़ और गर्ल्स का, उन सभी बच्चों का हम टेस्ट लेंगे। तो सर दुनिया भर के बहुत से छोटे छोटे देश देखते हैं कि ओलंपिक की मेडल तालिका में बहुत आगे होते हैं हमारे देश की तुलना में, और हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है। तो क्या कमी रह जाती है कि किस तरह से हमारे बच्चे उस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि हमारा देश पदक तालिका में श्रेष्ठ श्रेणी में हो? देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ये, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि कितने पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से रेशियो क्या है आपके मेडल की। मेरे ख्याल से रेशियो से ज़्यादा हमको ये करना चाहिए कि कितने बच्चे हमारे खेलते हैं। अगर हम पेरेंट्स को भी बात करें, हरियाणा की अगर बात करें, तो हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाला एक राज्य है। यहाँ का जो पेरेंट्स की ड्राइव है, और यहाँ पर भी देखो कितने बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। सो समाज का, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वहाँ पर हम अच्छा बच्चा मेहनत करके और एक मेडल वाली लाइन में पहुँच जाता है। अब दूसरी लाइन ये साथ में आती है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी सक्षम है वो बनाना चाहते हैं। और पूरा देश में ही जब बच्चा छोटा होता है तभी उसको ट्यूशन और पता नहीं क्या क्या उसको एजुकेशन करा के और डॉक्टर से इंजीनियर से बनाते हैं, और उसमें हम अच्छा कर भी रहे हैं। यहाँ पर स्कूलों में अभी जो नीचे स्कूल सदर पे
अगर हम टैलेंट या एक्सपोजर की बात करें खेलों की, वो हमको और काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खेलो इंडिया के तहत अभी ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आगे आगे कुछ स्कीम्स आगे आएंगी जो ज़िले लेवल पे बच्चों को तराश करके उनको डेवलपमेंट भी कराएंगी। और जो उससे हायर लेवल में तो आपको पता ही खेलो इंडिया स्कीम्स है, जहाँ पर 10,000 रुपये स्कॉलरशिप देते हैं और 6.5 लाख रुपए उनको बाकी लॉजिस्टिक हेल्प दी जाती है। तो स्कूलों वाला जो एक एरिया जो एक तरह से मिसिंग था, उसको भी और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जैसे आपको अगर मैं बता दूं तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है 85% 6 साल की उम्र तक हो जाती है। 12 साल 13 साल तक की उम्र में उसका 90-95% ब्रेन डेवलप हो जाता है। सो ब्रेन सिर्फ पढ़ाई से लिमिटेड नहीं है, जो हमारे डिफरेंट क्वालिटीज़ जो स्किल्स सीखते हैं, हम टेक्निक सीखते हैं, वो भी उसी वक्त तक सीखी जाती हैं। अगर उस वक्त तक हम उन बच्चों को बेसिक जो स्कूलों में एक्सपोजर नहीं दिया है, उसकी एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर नहीं दिया है, तो वो बच्चे तो वंचित रह गए ना 12 साल तक। अब यहाँ पर जो हम सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम एक 12th क्लास के बाद जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है उसको इंजीनियर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। सिमिलरली जैसे एजुकेशन जिस हिसाब से हम पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट का एक्सपोजर देते हैं, हर मोटर क्वालिटीज़ का जिसमें स्पीड है, कोऑर्डिनेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी है और डिफरेंट जंपिंग, थ्रोइंग, रनिंग, आपकी डिफरेंट टाइप की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। पुराने ज़माने में खेल गांव में सब कभी कोई पेड़ों पे चढ़ता था, कोई खड्डा पार करता था, या डिफरेंट जो एक्टिविटी करते हैं, अगर वो आप करेंगे तो उसके बेस पे आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो सर आप काफ़ी सीनियर है, बहुत से देशों में देखा है आपने घूम के, तो वहाँ पर सिलेक्शन किस तरह से होती है गेम की, कि बच्चे में अंदर क्या किस तरह से जांचा जाता है? कि हमारे यहाँ पर बच्चे आसपास का ग्रामीण एरिया में या बात करें तो कि जो गेम चला हुआ है उसी गेम को खेल सकते हैं, उनके पास कोई दूसरा चॉइस ऑप्शन नहीं होता है? अभी ना वही मैं बात कर रहा हूँ, अभी भारत सरकार ने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में स्पोर्ट्स पॉलिसी को इंटीग्रेट करके कुछ हम मॉड्यूल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को बताएंगे और अलग अलग एक्टिविटी वो कराएं। जैसे एक सिलेबस है पढ़ाई का, ऐसे ही एक सिलेबस बनेगा और वो सिलेबस को ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है। जब आप स्कूलों में पहले से ही वो सारी चीज़ें करके आ रहे हैं तो उसके बेस पे जो भी उनके टैलेंट है वो भर के आप मैदान में जाएंगे तो अच्छा करेंगे। वो चीज़ें अभी मिसिंग है स्कूलों में। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, मैं सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और देश के जितने भी जो प्रिंसिपल्स हैं और टीचर्स हैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि एक खेल नहीं है, खेल एक शरीर और ओवरऑल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। और ये अगर खेलेंगे तो हम जो हमारी एजुकेशन है वो भी अच्छी होगी। आप कितना डिवोट करना चाहते हैं, आप हमेशा पढ़ेंगे तो भी सही नहीं, हमेशा खेलेंगे तो भी सही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो खिलाड़ी है उसको भी पढ़ना चाहिए जिससे कि वो खेल को अच्छा तराश के। जो अगर पढ़ाई में कोई अच्छा है उसको भी खेलना चाहिए जिससे स्वस्थ शरीर रहेगा। ब्रेन की आप डिफ़िकल्टीज़ आप झेलेंगे। आप अगर कुछ आपके मेंटली अगर डाउन होते हैं तो खिलाड़ी एक ऐसा है कभी भी वो डाउन नहीं होता और उसको बैठ के दोबारा एक जीत के और उठने के बाद जीत के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कभी आपने कोई सुसाइड का केस नहीं सुना होगा खिलाड़ी में। खिलाड़ी हमेशा हारता है, लेकिन दूसरे एरिया में क्यों? क्योंकि वो हारना सीखता है सबसे पहले। जो हारना सीख गया और गिर के उठ के जीतना उसके लिए आसान हो जाएगा। जी सर, क्या कहोगे कि आज जो सिलेक्शन होगी खिलाड़ियों की, उनको किस तरह से सुविधाएं दी जाएंगी कि वो देश के लिए आगे और अच्छा कर सकें? देखो हमारे यहाँ जो स्कीम्स हैं जिसमें साई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हमारे खेलो इंडिया स्कीम्स हैं, हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम्स हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकुला में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक स्कीम है जो भारत सरकार उनको लॉजिस्टिक हेल्प देती है और हरियाणा सरकार उसको चलाती है। तो काफ़ी स्कीम्स हैं। जब इनिशियली एक सेंटर्स में आप एक्सपोजर बच्चे जो निकल के आएंगे, जो टैलेंटेड बच्चे होंगे, उनको अलग अलग जगह में जो सिलेक्शन करके उनको हम रिकमेंड कर सकते हैं। चैनल का धन्यवाद करूंगा जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने आज समय निकाला और खिलाड़ियों की आवाज़ पहुंचाने के लिए आप यहां पर आए। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बहुत ही सीनियर एथलेटिक्स के जो इंडिया टीम जैसे खिलाड़ियों को तराशते हैं, जो हमारे कोच आए हैं, सभी जो कमेटी आई है, सबका धन्यवाद। और करमवीर जी का यहाँ पर जो हमारा ट्रायल रखने का मकसद यही था कि ग्रामीण अंचल में जो लड़के रह जाते हैं, ट्रायल पे नहीं पहुँच जाते या कोई एक आधा लड़का मैसेज नहीं पहुँच पाता, वो उसको यहाँ पर मौका मिलेगा और वो सिलेक्ट होगा तो यहाँ से वो कहीं भी जा सकता है, एक्सीलेंसी में भी जा सकता है और साई में भी जा सकता है और खेलो इंडिया की तरफ से स्कीम में भी जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है ये ट्रायल यहाँ पर होना।
ये बहुत बड़ी यहाँ के लिए वो है, पुंडरी के लिए और आसपास के ग्रामीण अंचल के लिए। लास्ट विश का मैं और करता हूँ। अच्छा, मेरा एक और कहना है कि जैसे ये बलवान सिंह जी ने पर्सनल एफर्ट करके और साई से रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ पर काफ़ी हाइटेड बच्चे हैं। अगर मैं पुराना इतिहास दोहराऊँ तो यहाँ बलवंत सिंह जी वॉलीबॉल के बल्लू जी, जिनको बल्लू के नाम से जानते हैं, और यहाँ इस इलाके के ही हैं। और मैं बीएसएफ स्कूल में पढ़ा हूँ और बीएसएफ के वहाँ पर वो खिलाड़ी रहे हैं, उनको खेलता हुआ मैंने देखा है। सो वो एक लेगेसी छोड़ के गए हैं, एक रास्ता छोड़ के गए हैं नए जनरेशन के लिए। फिर दलील सिंह जी आए हैं इस इलाके से, वो इंडिया के कैप्टन रहे वॉलीबॉल के। सो बलकार सिंह जी रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे हमारे खिलाड़ी रहे हैं जो यहाँ का जो नए जनरेशन जो आ रही है, वो इन्होंने एक माहौल क्रिएट करके उसमें नाम रोशन किया है। अगर हम और बात करें तो थोड़ा सा हम साथ में जाएं तो नीरज चोपड़ा भी जो इसी बेल्ट से ही हमारे करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं। सो ये एक मैं आप लोगों का एक धन्यवाद करता हूं कि आपने पर्सनल इंटरेस्ट लेके, हालांकि हम पर्सनली जाते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि आप कोई अच्छे बच्चे हैं तो उनको लाओ और हम टैलेंट आइडेंटिफाई करें, लेकिन आपने खुद ये चीज़ें अथॉरिटी से बात की कि यहाँ पर आएँ और टेस्ट करें। तो हमारी भारतीय खेल प्राधिकरण की जो खेलो इंडिया डिवीज़न है, वहाँ की ये पूरी टीम आई है। हम लगभग 8-10 लोग हैं, हमारे कोचेज़ हैं, एसटीसी भिवानी से हैं, साई सोनीपत से हैं, एसटीसी कुरुक्षेत्र से हैं। सो ये जितने भी हमारे सेंटर्स के और कोचेज़ जो आए हैं, वो कोशिश करेंगे कि जो बेहतरीन बच्चे हमको यहाँ पर मिलें और उनको अच्छी एक रास्ता हम दिखाएँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। जब भी ये मेरे को सवाल किया गया मयंक सर ने और डायरेक्टर सर ने कि वॉलीबॉल का स्तर इतना डाउन क्यों है, तो मैंने इनको एक ही बात बोली, जब तक ये भाई भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद ये ख़त्म नहीं होगा तो वॉलीबॉल का मेडल तो दूर दूर तक भी नहीं आएगा। तो मैं कई कोच, मैं ये नहीं कहता, सभी कई कोच अच्छे भी हैं जो इस चीज़ से बहुत ऊपर लेवल पे हैं। जब तक हम जातिवाद में, क्षेत्रवाद में और उसमें रहेंगे तो वॉलीबॉल का सत्यानाश। इसीलिए यही का सबसे बड़ा कारण है कि वॉलीबॉल और कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी की ना जात पता लगनी चाहिए, ना उसकी एरिया पूछना चाहिए। खिलाड़ी की क्वालिटी जो कोच करेगा तो उसके रिजल्ट भी आएंगे, उस कोच का भी नाम होगा। तो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि कई लड़के रह जाते हैं, वो ट्रायल यहाँ रखवाओ सर। और बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल फेयर ट्रायल चली हुई है। मतलब एक कोई भी जो जेन्युइन लड़का है वो यहाँ से कम मुझे उम्मीद है 10-12 लड़के यहाँ से सिलेक्ट होंगे और उनका भविष्य ही बनेगा ये जी। और साहब क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर जो खेलो इंडिया के लिए टीम आई है, सिलेक्टर्स कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में? नमस्कार सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस पूरे के पूरे जो खेल की जो गतिविधि चली इसको कवर किया। दूसरा मैं धन्यवाद करूँगा हमारे जो साई के जो हमारे हेड अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी ट्रायल रखी है। जो साई की जो स्कीम चलती हैं पूरे थ्रू आउट ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, खेलो इंडिया स्कीम है, या दूसरी रीजन से लगे की स्कीम है। तो हमारे पास 8 या 10 कोच हमारे पास दिल्ली से आए हैं और उसके साथ ही अभी हमारे पटियाला से कोच आए हैं, साथ में हमारे जितने भी सीनियर साथी आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली थैंक्स मैं करूँगा हमारे सीनियर साथी बलवान भाई साहब सिंह का, जिन्होंने ये ट्रायल यहाँ पुंडरी में करवाई। जैसे जितने भी ग्रास रूट पे हमारे खिलाड़ी हैं, लोकल हैं, उनको एक मौका मिले। कोच साहब नमस्कार, क्या कहना चाहोगे कि हमारे हरियाणा के हर गांव में खेल कहीं ना कहीं बसता है, लेकिन उस तरह के जो सेंटर हैं अभी तक नहीं देखने को मिलते हैं। तो अभी शुरुआत ही कहेंगे कि किस तरह से हमारे जो हैं खिलाड़ी और आगे अच्छा कर सकते हैं आज जो ये ट्रेल चली हुई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हरियाणा वो स्पोर्ट्स का गढ़ है और ख़ासकर वॉलीबॉल में हरियाणा में 3-4 सेंटर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स नर्सरी की बात करें तो करमवीर गोलन कोच साहब का जो सेंटर है बहुत बेस्ट है। और उससे अलग स्टेट गवर्नमेंट के 2 आवासीय सेंटर भी हैं, पलवल में है और गुड़गांव में है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का साई का एसटीसी सेंटर कुरुक्षेत्र में है, वो भी बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में भी जैसे जो स्कीम हमारी खेलो इंडिया स्कीम है, इसके तहत जो आज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारी टीम आई है, साई की टीम आई है, तो ये यहाँ से कुछ जो टैलेंटेड जो प्लेयर्स होंगे जिनको हम किसी भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भेज सकते हैं, उनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उनको आगे फर्दर जो उनका असेसमेंट के लिए इनको यहाँ से लेके जाएंगे।